जी जनाब, तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ की इम्प्लीमेंटेशन की है और इसमें जो राउटिंग टेबल की आउटपुट थी उसको हम वेरीफाई कर चुके हैं और अब ये है कि ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस मैंने आपको कहा था रीचेबल या पिंगेबल हो जाएगा। तो अब वो पिंगेबल है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा आपको पिंग करके। ठीक है जी। अजवा साहब जरा ये चेक कर लीजिएगा स्क्रीन और ये आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, तो ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल या पिंगेबल हो चुका होगा। ठीक है। अभी भी ये जो आपका नेटवर्क है ये कोई बहुत बड़े साइज का नेटवर्क तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी एक ऑटोनोमस सिस्टम छोटा सा हमने बनाया हुआ है, 3 राउटर्स हैं। टोटल प्रीफिक्सेस की तादाद इसमें 6 है, 6 प्रीफिक्स है। अच्छा, प्रीफिक्स 6 हैं यानी नेटवर्क 6 हैं, आईपी एड्रेसेस कितने हैं? इस तस्वीर में, इस डायग्राम में अगर हम आईपी एड्रेसेस देखें तो हमारे आईपी एड्रेस टोटल कितने बनते हैं इस नेटवर्क के अंदर? 3 लैन आईपीज हैं, 4 वैन आईपीज हैं। ठीक है जी, 7 ही हो गए, 8वां लूप बैक, 8 आईपी एड्रेस है। वो 8 आईपी एड्रेसेस राउटर 1 से भी रीचेबल होने चाहिए, राउटर 2 से भी और राउटर 3 से भी। आपको कितनी दफा पिंग करना पड़ेगा? राउटर 1 पे 8 दफा, राउटर 2 पे भी 8 दफा, राउटर 3 पे भी 8। जब आपने किसी एक आईपी को पिंग किया था पहली दफा, बड़ी खुशी हुई थी, सेंस ऑफ अचीवमेंट की, पिंग हो गया 2 आईपी में, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब आपको 8 आईपी एड्रेस पिंग करने पड़ेंगे, वो भी तीनों राउटर्स पे 3 दफा, टोटल कितने हो गए? 24। 24 दफा पिंग करते हुए तो आपको खुशी बिल्कुल नहीं हो रही होगी, आप 24 दफा पिंग करेंगे भी नहीं। क्यों? आपका दिल नहीं चाहेगा। आप कहेंगे मैंने कॉन्फ़िगर किया है, कोई मजाक है? पिंग हो ही रहे होंगे, छोड़ो, क्योंकि आमतौर पे पिंग जब मैं कॉन्फ़िगर करता हूं तो हो ही जाता है। आज भी पिंग हो रहे होंगे, आपका दिल ही नहीं चाहेगा 24 दफा पिंग करने का। आपसे सिर्फ 24 दफा पिंग नहीं हो रहा, जब हम बातें कर रहे होते हैं हम कहते हैं 500 ब्रांचेस, 2000 ब्रांचेस। जब 2000 ब्रांचेस होंगी, आईपी एड्रेसेस तो फिर मेरा लाखों में होंगे। ऐसा ही है, आईपी एड्रेसेस तो लाखों में भी हो सकते हैं, अगर हर एक का प्राइवेट नेटवर्क यानी जो लैन है वो तो बड़ा ही होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो भी मिला लिए जाए, लैन और वैन के सारे आईपी मिला लिए जाए तो बात तो फिर हजारों ब्रांचेस की लाखों में जाएगी। तो लाखों आईपी एड्रेसेस 2000 ब्रांचेस के ऊपर बैठ के पिंग करने हो आपको हर राउटर पे जाके, तो वो 2000 टाइम्स काम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, 2000 लाख। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल है, आप कहेंगे सर हम सोचना भी नहीं चाह रहे, बात ही नहीं करनी मैंने, छोड़े, पिंग तो करना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं कह सकते आईपी रीचेबल है या नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। आपको तो पिंग करना आता ना बस, तो पिंग में जो है वो कोई ऐसा तरीकाकार अब इसका होना चाहिए, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होना चाहिए, आसान हल होना चाहिए। आपके ज़हन में आता है कोई आइडिया कि ढेर सारे आईपी एड्रेसेस को पिंग भी करना है, चेक भी करना है रीचेबिलिटी है या नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं हम? फकी, वेरी गुड। फकी कौन बनाएगा? फकी में लिखना क्या होगा? आईपी। वो बड़ा अच्छा जवाब दे उन्होंने कहा आपको हमें फकी बनानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है जी, और उसमें लिखने पड़ेंगे आईपी, और हर आईपी के साथ क्या लिखना पड़ेगा? पिंग। तो एक नोटपैड की फाइल आप कह रहे हैं, यानी एक दफा वो कह रहे हैं सारी मुशक्कत हमें करनी पड़ेगी, बाकी फिर ये है कि हम उसको क्या करेंगे, बार बार उसमें माइनर सी चेंजेस करके जो है वो बाकी राउटर्स पे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपका एक अच्छा सोल्यूशन है, आपकी अच्छी सजेशन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी काफी मेहनत। इसका इससे भी कोई आसान हल होना चाहिए, इसका इससे आसान हल मौजूद है जो मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मुझे उम्मीद है, अपने किसी न किसी डिग्री प्रोग्राम में, अगर आपका कंप्यूटर साइंस का या किसी टेलीकॉम इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड आपका है, तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ी होगी। ठीक है, आप लोगों को प्रोग्रामिंग पसंद शायद ना हो, इसीलिए आप यहां पर हैं,
अगर आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लग रही होती तो आप कोई और काम कर रहे होते, आप डेवलपर होते, शायद ये काम आप ना कर रहे होते, आपके पास और रास्ते हो सकते थे, ठीक है। लेकिन चलें, आपने अगर प्रोग्रामिंग कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ी हुई है, तो अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो कोई ऐसा आइडिया है आपके पास, आप एक ही काम को अगर बार बार रिपीट करना हो, उसमें तो हमें लूप्स बना, कितने अच्छे हैं आप लोग, देखा लूप्स, आपको तो बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो आप लूप बना के अगर प्रोग्रामिंग आती हो तो हम लूप बना के ये काम रिपीट करना ना। अच्छा, इसमें हमारा वेरिएबल क्या होगा, आईपी, जो बदल रहे हैं, आईपी वेरी कर रहे हैं, और हर वेरिएबल के लिए, हर बदलते हुए उस आईपी के लिए आपको एक्शन क्या लेना है, पिंग करना है बार बार, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कोई अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना, कोड तो हम लिख लेंगे कहीं ना कहीं, फिर सी में, पाइथन में, जावा शावा में, वो फिर इधर चलेगा कैसे सिस्को आईओएस में, उसकी आपको कतन कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए सिस्को आईओएस के अंदर बिल्ट इन एक टूल मौजूद है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, और उसका नाम है टीसीएल, टूल कमांड लैंग्वेज। सिस्को आईओएस में बिल्ट इन टीसीएल मौजूद है, टूल कमांड लैंग्वेज, इसको टिकल भी प्रोनाउंस किया जाता है, टीसीएल या टूल कमांड लैंग्वेज। बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये काम करता है, आप इसमें छोटे मोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे जी, टूल कमांड लैंग्वेज को कैसे यूज करना है मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है जी। सबसे पहला काम, जिस तरह भाई ने हमें एक मशवरा, बड़ा अच्छा मशवरा दिया, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी आप वो फकी बनाए, फकी बनाने के लिए तो हमें पता हम यूज करते हैं नोटपैड खोल लेते हैं, ठीक है। इस नोटपैड की फाइल में ना, समझे आपकी वो जॉब का पहला दिन है और आपको नेटवर्क की एक्सेस मिल गई है डिवाइसेस की, आप सबसे पहला काम ये करेंगे, जाके आप ना जितने भी आईपी एड्रेसेस उस नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबको आप इकट्ठा करेंगे। 500 ब्रांचेस है तो 500 के, 1000 है तो 1000 की, जितनी भी ब्रांचेस है उनकी आईपी एड्रेसेस आपने इकट्ठे करने। अब आप क्या सोच रहे होंगे बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, आप चंद मिनट्स के अंदर ये काम मुकम्मल कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैसे मुकम्मल कर लेंगे आपको दिखाता हूं। राउटर 1 पे आए, ठीक है जी, आपने पहली डिवाइस को एक्सेस किया, अगर आप सिक्योर सीआरटी यूज कर रहे हैं उसमें आपके 500 ब्रांचेस के सेशन बने होंगे, सिर्फ आपको टैब ही चेंज करना है एक डिवाइस से दूसरी पे जाने के लिए। कमांड है शो आईपी एलियासेस। अब ये कमांड आपको कुछ अपना फायदा दिखाएगी, अपने रंग दिखाएगी। तो इस राउटर 1 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके सामने है जिस वक्त, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इनको कॉपी करना है, कहां पे कॉपी पेस्ट करना है, नोटपैड की उस फाइल में, सारे आईपी हमने वहां इकट्ठे करने हैं। अच्छा, इनको कॉपी कैसे करूं, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिक्योर सीआरटी में आप सिर्फ इस तरह से सिलेक्ट कर लें तो ये क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। लेकिन गौर करें, इस कॉपी में एक प्रॉब्लम हो रही है, वो इंटरफेस भी बीच में कॉपी हो रहा है, वो स्पेसिफिक एरिया कॉपी नहीं हो रहा है जिसे मैं करना चाह रहा हूं। क्या इसका भी कोई हल मौजूद है, इसका भी सोल्यूशन मौजूद है, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं बताता हूँ ये हुआ कैसे है। आप ये चाह रहे हैं ना कैसे हो जाए, ठीक है जी, अब ये हुआ कैसे है। ये काम करने के लिए आपने ऑल्ट की को दबा के रखना है, कीप प्रेसिंग ऑल्ट की, ऑल्ट की दबा के रखें। अब आप सेलेक्ट करें तो जो स्पेसिफिक एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जनाब मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब ये जा रहा है नोटपैड के अंदर। तो ये सारे आईपी आपने, ये पहले राउटर के आगे, राउटर 2 पे जाएंगे, शो आईपी एलियासेस, ऑल्ट दबा के, और ये सारे के सारे आईपी मैंने क्या कर लिए, यहां से भी सिलेक्ट, ठीक है जी। दोबारा नोटपैड में जाएं तो ये आपके पास दूसरे राउटर के आईपी भी आ गए हैं। फिर तीसरे पे जाएं, शो आईपी एलियासेस, ऑल्ट दबाया आपने, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर आपकी ऑल्ट की खराब होगी, और अगर वो खराब नहीं है तो फिर आपके कीबोर्ड का लेआउट चेंज हुआ होगा, आपका हो रहा है सिलेक्ट, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। ऑल्ट की दूसरी की यूज कर लें, दूसरी साइड पे भी है, वो भी नहीं काम कर रही, वो भी कर लें। तो राउटर 3 पे जी शो आईपी एलियासेस, और आपने इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर लेना है, और ये जनाब पेस्ट। तो मेरे 3 राउटर थे, तो तीनों के ऊपर जो है वो मैंने इस तरीके से आईपी इकट्ठे कर लिए। जी चला आपका, दूसरा चल गया, इसीलिए 2 होते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है।
एक खराब हो जाए तो दूसरा यूज कर ले। वैसे वो आपके टेक्निकली तो मेरा हाल इसलिए होता है ना कि जिस हाथ के करीब पड़ा हो आप वो यूज करें, लेकिन बैकअप भी है, रिडेंडेंसी भी है, लोड बैलेंसिंग भी है, बैकअप भी है। लेकिन जी ये सारे आईपी इकट्ठे हो गए, ये 8 आईपी है। एंड रिजल्ट ये निकला कि हमारे 8 आईपी आपके पास इस नोट पैड के अंदर आ गए। चलिए अब आपने करना क्या जी, मैं राउटर 1 पे जाता हूं। अच्छा, अब मैंने कहा था एक टूल है जिसका नाम है TCL, टूल कमांड लैंग्वेज, इसको टिकल भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके लिए करना ये पड़ेगा, इनेबल मोड में आप लिखेंगे TCL टूल कमांड लैंग्वेज। SH से मुराद है शेल, शेल मोड टर्मिनल एक ही बात है। टूल कमांड लैंग्वेज वाला शेल यानी मोड, ठीक है। एंटर करते हैं तो एक देखें मैं खास तरह के मोड में आ गया जहां पे लिखा हुआ है TCL टूल कमांड लैंग्वेज। यहां पे अब आप अपना स्क्रिप्ट बना सकते हैं, यहां पे आप अपने वो लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं। और आपने कहा था लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि लूप शूप के नाम नूम याद है कौन कौन से लूप होते हैं? डू, फॉर, सबसे मशहूर तो फॉर लूप, डू, वाइल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पे आपको एक फॉर लूप बनानी है, लेकिन सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, कमांड लिखने का तरीकाकार कुछ यूं है, फॉर ईच, फॉर ईच, यानी आप हर वेरिएबल के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, फॉर ईच के आगे मैं लिखूंगा कोई वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है, मैं नाम रख लेता हूं माई आईपी। वेरिएबल का नाम क्या रखा, माई आईपी, ठीक है जी। माई आईपी के बाद ये मैंने ब्रैकेट ओपन की, करली ब्रेसेस को हम या करली ब्रैकेट कहते हैं, तो करली ब्रैकेट ओपन की। यहां पे अब आपने वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस कॉपी पेस्ट कर देने जो आपने नोटपैड में इकट्ठे किए हुए, ये ले कॉपी और यहां पे आके पेस्ट। एक ब्रैकेट ओपन की थी, अकल यही कहती है बंद भी करनी चाहिए, तो ब्रैकेट को बंद कर दिया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, आईपी एड्रेसेस, और इस पूरी ब्रैकेट को नाम मैंने क्या दे दिया, माई आईपी। तो माई आईपी का मतलब क्या है, ये सारे आईपी, उसका मतलब ये होगा। तो मैंने पहले लिखा है फॉर ईच माई आईपी, यानी माई आईपी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के लिए कुछ करना है, हर एक के लिए कुछ करना। करना क्या है, पिंग, लॉजिकली चल रहे हैं ना, पिंग करना है। एक और ब्रैकेट ओपन होगी, फंक्शन है ना, एक और फंक्शन आप यूज करने लगे, तो वो फंक्शन है पिंग। अच्छा, पिंग किसको करना है अब आप बता दें खुद ही, माई आईपी को, माई आईपी को। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन लैंग्वेजेस के अपने अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं, उसमें हम लड़ नहीं सकते ये चीज ऐसे क्यों है। तो यहाँ पे ना एक सिंटैक्स है, यानी लिखने का तरीकाकार ये है कि जहां भी आपने अब वेरिएबल जो ऊपर डिफाइन किया उसे जहां कहीं भी यूज करना है ना, उसके शुरू में आपको डॉलर साइन डालना पड़ेगा। सिस्टम समझ जाएगा कि आप अब कोई वेरिएबल यहां कॉल करने लगे हैं, वेरिएबल को कॉल करने लगे हैं। फंक्शन इज पिंग और वेरिएबल है माई आईपी। अकल ये कहती है एक ब्रैकेट ओपन किया तो उसे क्लोज भी करना चाहिए। बस इसको अब आपने एंटर कर देना है और फिर आगे जादू आपने देखना है कि क्या हो रहा है। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस आपका पिंग हो गया है। तो आपको एक एक आईपी को पिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या नोटपैड की फाइल हर राउटर पे चेंज करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सेम फाइल सेम आईपी कॉपी पेस्ट करें और बल्कि पूरा स्क्रिप्ट नोटपैड में डाल लें और उसको कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है जी। यानी मुझे उसूलन इस फाइल को यूं बना देना चाहिए ना यहाँ पे, यानी यहां सबसे पहले लिखूंगा TCLSH एंटर, ठीक है जी। उसके बाद लिखूंगा फॉर ईच, ठीक है जी। फिर वो माई आईपी वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। यहां पे नीचे ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है पिंग, वेरिएबल यानी डॉलर साइन, ठीक है जी। और उसके बाद माई आईपी और ये क्लोज। उसूलन ये बस बना के सेव कर लूंगा, इसको नोटपैड से जब भी इस्तेमाल करना होगा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उस जिस राउटर पे भी आपने पिंग कराना है ये कॉपी पेस्ट कर दें इनेबल मोड में जाके, तो आपका काम हो जाएगा। वक्त के साथ साथ क्या होगा, महीने साल गुजरने के बाद ये जो आईपी वाली लिस्ट है इसमें से कुछ आईपी निकलेंगे भी और कुछ नए आईपी ऐड भी हो जाएंगे। आपने बस अपनी इस फाइल को अप टू डेट रखना है।
कोई एक आईपी कभी ऐड हो जाएगा, आप ऐड कर देंगे, एक निकालना पड़ेगा, आप निकाल देंगे, ठीक है जी। तो ये तरीका कार है आसानी के साथ ढेर सारे आईपी एड्रेसेस को पिंग कराने का। तो सिस्को आईओएस में इसका सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। मैं ये वाली फाइल भी आपके नोट्स में आज मतलब कॉपी कर दूंगा, ये टेक्स्ट फाइल ये फोल्डर में रख देता हूं, और साथ में ये तो चले आपके नोट्स में आ ही गया है, यहां से उठाएं और एंड पे ले जाते हैं। तो अभी अभी एक लैब हमने की थी, ठीक है, तो उसमें ये तो करना बनता था। चल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पिंग के हवाले से ही कुछ चीजें और ऐड करता हूं। अच्छा, ये इस मोड से बाहर निकलना हो ना, तो उसके लिए कमांड है टिकल क्विट, टीसीएल क्विट। टिकल शेल लिख के अंदर गए थे, टीसीएल क्विट लिख के बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। टीसीएल क्विट लिखेंगे तो यहां से आप बाहर निकल, वो वैसे जो बाकी तरीके हैं आपके एग्जिट एग्जिट उससे भी आ जाता है बाहर, लेकिन ये प्रॉपर तरीका यही है, टीसीएल क्विट। अच्छा जी, पिंग की कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि पिंग के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें पिंग में छुपी हुई हैं, ठीक है जी। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने अभी मैं लेके आता हूं। आपने अभी तक किया है सिंपल पिंग, नॉर्मल वाली पिंग, एक होती है एक्सटेंडेड पिंग। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी वेरिएशन मौजूद है, अलग अलग हर जगह पे थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, ठीक है जी। तो सिस्को आईओएस की जो एक्सटेंडेड पिंग है, सिस्को आईओएस की जो एक्सटेंडेड पिंग है, इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड पिंग के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं सिंगल लाइन एक्सटेंडेड पिंग और एक होती है डायलॉग एक्सटेंडेड पिंग। मैं आज पूरी तरह तो ये नहीं पढ़ा रहा, आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आप नॉर्मली कमांड लिखते हैं पिंग और उसके बाद आप लिखते हैं आईपी डेस्टिनेशन और आप पिंग कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस देके इसके बाद क्वेश्चन मार्क करें तो आपको काफी सारी ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है। ये गालिबन कुछ 7 के करीब ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसमें डेटा है, डीएफ बिट है, रिपीट है, साइज है, सोर्स है, टाइम आउट है, वैलिडेट है, ये सारी की सारी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। जब जब जरूरत पड़ती जाएगी, मुझे भी फौरी तौर पे इनकी जरूरत नहीं, मैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगा, समझाऊंगा भी जब जरूरत होगी, ठीक है। आज सिर्फ एक चीज आपको सिखा देता हूं। मैंने राउटर 1 से पिंग किया, इस आईपी को पिंग हो रहा है, होना चाहिए था डायरेक्टली कनेक्टेड। ये जो मैंने पिंग किया है ना, इस वाली पिंग में हुआ ये है, राउटर 1 के दो इंटरफेस, इधर सीरियल 2/0 और इधर फास्ट ईथरनेट 0/0, और आपने अभी पिंग किया है 1.1.1.2 को, ये 1.1.1.1 है और आपने 1.1.1.2 को पिंग किया। इस पिंग में यहां से एको इधर गया और एको रिप्लाई यहां से यहां आया। एको का सोर्स आईपी ये था और डेस्टिनेशन आईपी ये था। सोर्स आईपी क्या था? 1.1.1.1, यानी आपने कह सकते हैं कि 1.1.1 से पिंग किया है। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि राउटर 1 का ये जो फास्ट ईथरनेट 0/0 है, जिसका आईपी 192.168.1.1 है, अगर मैं इससे पिंग करना चाहूं राउटर 2 को, मैं राउटर 2 के इस आईपी को इस आईपी से पिंग करना चाहता हूं, अब ये कैसे होगा? अब कहानी ये है, पहले होता था यहां पे कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप आपने लगाया होता था तो आप उस पर जाके कर लेते थे। अब ये तो राउटर 1 का एक इंटरफेस है जिसको आपने कह सकते हैं सिंबॉलिकली या वर्चुअली या लॉजिकली आप किया हुआ है, इसके साथ कोई डिवाइस तो कनेक्टेड नहीं है। मैं क्या चाहता हूं, इस पिंग का सोर्स आईपी ये वाला इंटरफेस बने, ये वाला इंटरफेस बने। ये काम कैसे किया जा सकता है जरा देखिएगा। ये काम आप पिंग से तो नहीं, लेकिन एक्सटेंडेड पिंग से कर सकते हैं। आप यूं करेंगे जी, आप राउटर 1 पे जाएंगे, लिखेंगे पिंग,
ठीक है जी, 1.1.1.2 और एंड पे मेंशन करेंगे सोर्स। आप सोर्स आईपी या सोर्स इंटरफेस अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन मार्क करें तो इंटरफेस के नाम भी आ रहे हैं और ऊपर देखें तो सोर्स का आईपी एड्रेस भी लिखा जा सकता है। आप आईपी एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, आप इंटरफेस भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं आपको। सोर्स 192.168.1.1, आपको पता है अभी क्या हुआ है, पिंग हुआ है, जिसमें सोर्स आईपी क्या था 192.168.1.1। एको वहां से उधर गया है। बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी पता क्या होता है, आपका आउटगोइंग इंटरफेस, जहां से पैकेट ने निकलना होता है। लेकिन आप सोर्स आईपी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए पिंग नहीं होगा, एक्सटेंडेड पिंग होगा। आपने वो जो 7 ऑप्शंस देखी है ना, उन 7 में से किसी को भी अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या होगी, एक्सटेंडेड पिंग होगी। यानी आपने पिंग की एक्सटेंशंस को यूज किया है। और इस वाले मेथड को कहते हैं, ये है तो एक्सटेंडेड पिंग, लेकिन ये कहलाती है सिंगल लाइन एक्सटेंडेड पिंग। सिंगल लाइन एक्सटेंडेड पिंग, इसमें एक ही लाइन के आगे ना आप चीजें ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। बाय डिफॉल्ट पिंग का टाइम आउट कितना होता है याद है, 2 सेकंड। मैं इसके आगे लिखता हूं टाइम आउट 3 सेकंड। इसमें मैंने कितनी एक्सटेंशन ऐड कर दी हैं, 2। एक सोर्स वाली है और एक टाइम आउट वाली है। एंटर करें, अभी भी पिंग हो गया। तो मैंने इस एक ही लाइन में 2 एक्सटेंशन ऐड कर ली हैं। एक ही लाइन में सातों की सातों एक्सटेंशन भी ऐड हो सकते। बाय डिफॉल्ट याद है आपको वो पिंग एको का साइज कितना होता है, सिस्को iOS में लिखा हुआ है यहाँ पे 100 बाइट। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इस 100 बाइट में होता क्या है, 20 बाइट का आईपी हेडर, 8 बाइट का आईसीएमपी का हेडर और बाकी के 72 बाइट्स में हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। एबीसीडी लिखा होता है 36 दफा, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको भी चेंज, यानी ये देखें इसमें कितनी एक्सटेंशन है इस लाइन में, 2। मैं तीसरी ऐड करता हूं और वो है साइज, और मैं इसका साइज रख देता हूं 200, यानी 200 बाइट। एंटर किया, अब ये कितने बाइट गए हैं 100 की बजाय 200 बाइट। तो सिंगल लाइन में कितनी एक्सटेंशन ऐड हो गई हैं, 3। अब ये अलग कहानी है ना, साइज क्यों चेंज करना होता है, टाइम आउट चेंज करने से क्या होता है, ये एक्सटेंशंस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, सोर्स आईपी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। कि आपने राउटर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है अपने आउटगोइंग पोर्ट को, और आप किसी और आईपी के थ्रू अगर पैकेट भेजना चाहते हैं सोर्स बना के, तो दैट इज पॉसिबल, वो किया जा सकता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था आपको साथ में अलग से कोई लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है। उस लैपटॉप को लगा के पिंग ही करना था ना आपने, या टेलनेट ही करना था ना, वो इससे भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर टेलनेट में भी सोर्स आईपी चेंज हो सकता है। हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी देख लें। आमतौर पे टेलनेट कैसे लिखते हैं, टेलनेट 1.1.1.2 यूं ही लिखते हैं ना। और इसके आगे अब आपके पास ऑप्शन है स्लैश क्वेश्चन मार्क करें सोर्स इंटरफेस। ये क्या जी, सोर्स इंटरफेस। मैं लिखता हूं फास्ट ईथरनेट 0/0। अब क्या होगा, सोर्स आईपी 1.1.1 नहीं होगा बल्कि 192.168.1.1 होगा। तो ये एक्सटेंशन बहुत सारी कमांडों में ये अब एक्सटेंडेड टेलनेट है, टेलनेट में एक्सटेंशन इस्तेमाल किए। सोर्स आईपी टेलनेट में भी चेंज हो सकता है, पिंग में भी हो सकता है, ठीक है जी। ओके जनाब, तो ये पिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्सटेंशंस का आइडिया दिया। इंशाल्लाह प्रॉपर आगे किसी लेक्चर के अंदर इस पे मजीद तफसील से बात करेंगे। हम आज अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। वो तो अब क्योंकि OSPF चलाया था और उसके बाद हमारा दावा ये होता है कि जी कि राउटिंग टेबल मुकम्मल हो गया, तो नेटवर्क कन्वर्ज हो गया, ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल या पिंगेबल हो गया। तो मैंने कहा जी 8 आईपी हैं, टेक्निकली सिर्फ 8, और 3 राउटर है, 24 दफा कौन पिंग करेगा। तो उसका एक आसान रास्ता हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। तो आप टूल कमांड लैंग्वेज जो कि बिल्ट इन सिस्को iOS में मौजूद है, उसको यूज करते हुए आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं और इजीली जो है वो आप ढेर सारे आईपी एड्रेसेस को पिंग
करवा सकते हैं। लेकिन हम अपनी आज की डायग्राम पे दोबारा से एक बार वापस चलते हैं, जो हमने शुरू में बनाई थी, जाहिर है उसे मुकम्मल करना है। हमारा जो आज के लेक्चर का मेन प्लान था वो ये था कि राउटर है 3, राउटर 1, 2 और 3। दो एरियाज हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली, मल्टीपल एरिया ओएस पे हम चला चुके हैं और वो हमेशा इसी तरह ही चलना है जैसे अभी चला है, ठीक है जी। फिर मैंने कहा था हम लेटर ऑन एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक और ऑटोनोमस सिस्टम बनाएंगे, ऑटोनोमस सिस्टम 2, ठीक है। वो नजर आ रहा है ना, राउटर 3 से आगे एक्सटेंड करने का इरादा है। राउटर 2 पे भी एक्सटेंड हो सकता है, राउटर 1 पे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो हम किस साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं जी? राउटर 3 से। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, लैन होते हैं, वैन होते हैं, एंड रिजल्ट क्या निकलता है? प्रीफिक्सेस आ जाते हैं ढेर सारे। तो अब राउटर 3 के आगे एक और ऑटोनोमस सिस्टम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? राउटर शाउटर लगाने पड़ेंगे, और कोई एक लगा लें, 2 लगा लें, फिर उनके लिंक आप करने पड़ेंगे, फिर उन पे आईपी देने पड़ेंगे, फिर वो डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी आएगी, फिर रिप चलाना पड़ेगा या स्टैटिक राउटिंग करानी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर जब वो चल जाएगा तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी पड़ेगी, ठीक है जी। काम लंबा नहीं है? काम लंबा हो जाएगा। कर तो आप सकते हैं, आगे जाके करेंगे भी, लेकिन इसमें कुछ नया तो नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको कहूँ जी राउटर 3 के आगे ना एक राउटर 4 लगा लें, ठीक है, यानी यहाँ पे आप राउटर 3 के आगे क्या करें? एक राउटर 4 ऐड कर लें, ठीक है जी। उसी तरह उसका भी लैन इंटरफेस बना लें, उसके ऊपर कोई 3-4 आपने लैन इंटरफेसेस बनाने तो 3-4 बना लें, वो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा 3.1.1.1, 3.1.1.2। जो 4 लैन है ना उनके लिए आप यूं करेंगे 192 डॉट, बल्कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं 192 की बजाय 199 कर लेते हैं। 199.168.0.0, 199.168.1.0, 2.0, 3.0। ऑक्टेट नंबर 3 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना जी। ये कितने नेटवर्क हो गए? 4। तो राउटर 4 पे 4 नेटवर्क फास्ट ईथरनेट को नो कीप अलाइव नो शट करके आप कर सकते हैं ना। तो समझे 4 लैन नेटवर्क वहां पे बनेंगे। ये चारों किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? राउटर 4 के साथ। राउटर 3 के साथ तो नहीं है ना। राउटर 3 के टेबल में वो कैसे आएंगे? रिप चलाना पड़ेगा, स्टैटिक राउटिंग बनानी पड़ेगी, या ओएसपी चलाना पड़ेगा। फिर वो आ जाएंगे। फिर जब वो राउटर 3 पे आएंगे फिर क्या करना पड़ेगा? राउटर 3 पे वो स्टैटिक राउटिंग है तो उसको, रिप है तो उसको, ओएसपीएफ का दूसरा प्रोसेस है तो उसको आपको अपने पहले प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। देखिए अल्टीमेटली करना क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट। सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करने की खातिर आपको एक्स्ट्रा काम कुछ ज्यादा नहीं करने पड़ रहे। एक राउटर लगाओ, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करो, लिंक आप करो, आईपी दो, फिर रिप चलाओ या स्टैटिक राउटिंग करो, फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचेंगे। आपको इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट मैं बोलता रहता हूं, दोबारा बोल देता हूं, जो काम हमसे फिजिकली ना हो रहा हो या करने का दिल ना चाह रहा हो, उसका कोई ना कोई लॉजिकल या वर्चुअल सॉल्यूशन होता है। जैसे कि VTY लाइन आपकी जिंदगी में आई, जैसे कि इंटरफेस लूपबैक आपकी जिंदगी में आया, बड़ा उसने जिंदगी आपकी आसान की। उसी तरीके से आज पूरे का पूरा ऑटोनोमस सिस्टम वर्चुअली क्रिएट करके दिखाने लगूं आपको। बस आपने यकीन कर लेना कि ये चौथा राउटर है, लेकिन वो होगा नहीं चौथा राउटर। बस आपने इस बात पे यकीन कर लेना कि वो है, लेकिन एक्चुअली वो राउटर साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और वो जो चौथा राउटर है उसके पास कितने नेटवर्क हैं? 4। ये भी यकीन कर लेना कि उसके पास 4 नेटवर्क हैं, और आपने स्टैटिकली वो 4 नेटवर्क अपने पास क्या करना है? लेकर आने। और वो कैसे लेकर आएंगे आपको दिखाता हूं। राउटर 3 पे आए, आईपी को रूट बताना है, आईपी को रूट बता, किधर जाने का? 199.168.0.0, 255.255.255.0। यही कमांड देंगे ना आप।
अब आगे क्या नेक्स्ट आपका आईपी दिया जाता है या अपना आउटगोइंग इंटरफेस। अच्छा, अब हमने तो सिर्फ इमेजिन किया हुआ आगे कुछ है, लेकिन एक्चुअल में तो वो नहीं है। ठीक है, अब आप पता है यहाँ पे एक ट्रिक है, आप क्या करेंगे, एक स्पेशल इंटरफेस है जी, सिस्को में भी है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, इसका नाम है नल जीरो। नल जीरो, नल जीरो एक ऐसा इंटरफेस है जिसका एक मुतबादिल नाम है ड्रॉप बकेट। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप बकेट। ड्रॉप बकेट नल जीरो का एक नाम है जिसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप बकेट। राउटर के राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन पे जाने का बेस्ट पाथ हो तो राउटर क्या करता है? यूनिकास्ट। और राउटर के लिए डेस्टिनेशन अननोन हो तो राउटर क्या करता है? डिस्कार्ड। आपको पता है वो डिस्कार्ड कैसे करता है? जो किसी के साथ मैच नहीं ना करता वो नल जीरो के साथ मैच कर रहा होता है, ड्रॉप बकेट। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, कुछ iOS वेरिएंट्स में नल जीरो टेबल में नजर भी आ रहा होता है और अक्सर ये नहीं दिख रहा होता, लेकिन ये हमेशा से मौजूद होता है। तो नल जीरो है वो इंटरफेस जिसकी वजह से आज तक जो किसी से मैच नहीं कर रहा था वो इससे मैच करके क्या हो रहा था? डिस्कार्ड। जो इससे मैच करके क्या हो रहा था? डिस्कार्ड। ठीक है जी, मैंने ये नल जीरो इंटरफेस बना दिया। ठीक है जी, अच्छा आप जरा देखते जाइए आगे क्या हो रहा है। ये 1 2 और 3, 192 वाला इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी किया है ना, राउटर 1 का लैन भी वही है, 2 का भी वही है, 3 का भी वही है, तो इस वजह से जरा चेंज कर लिया। तो कितने बना लिए? 4। तो इस तरह तो चाहे सैकड़ों बना ले। आपको ऐसी जितने ज्यादा प्रीफिक्स होंगे आपको ऐसी फील आएगी जैसे वो दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम कोई बहुत ही बड़ा है जिससे इतने ढेर सारे प्रीफिक्स हमारे पास आ रहे हैं। याद रखिए ये काम आप रिप से डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये स्टैटिक राउटिंग से ही होता है। ठीक है जी, और ये जो अभी काम मैंने किया ना, हम इसका फायदा कैसे उठाते हैं वो तो अलग बात है। असल में होता है पता है किस लिए है, वो आपको समझाता हूं। आपको अगर कभी टास्क दिया जाए ना कि फलां राउटर के ऊपर, फलां राउटर पे 199.168.3.0 पे जाने वाले जितने भी नेटवर्क है ना, उनके लिए अगर कोई पैकेट पहुंचे तो आपने उसको ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। लेकिन आप ACL इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। मुझे एक बात बताएं, राउटर 3 के पास अगर 199.168.3.0 के लिए कोई पैकेट आएगा तो वो उसको क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा। और टेक्निकली ये वाली लाइन भी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर मैं ये ना भी डालूं तो बाय डिफॉल्ट तो ये मौजूद है ही। राउटर अननोन के लिए क्या करता है? इसका। लेकिन आपको अगर कभी कोई टास्क दे दिया जाए ना कि आपने ये कराना है और ACL यूज नहीं करनी, तो उसका एक तरीका ये है, तो आपने सोल्यूशन तो किया है, यानी आपने स्टैटिकली, आपने मैनुअली एंट्री ऐड की है कि 199.168.3.0 के लिए कोई आया तो उसके लिए पैकेट को क्या कर देंगे? ड्रॉप। असलन ये इस काम के लिए होता। असल में देखे ना, असल में लूप बैक इंटरफेस किस काम के लिए बने थे? टेस्टिंग के लिए। तो हमने उससे एक और बेनिफिट उठाया है, OSPF की राउटर आईडी बना के। कुछ चीजों के साथ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती है ना, मुफ्त में फायदा हो जाता है। ये जो अभी मैं आपको काम करने लगूं ये बाई प्रोडक्ट है, असल में ये इस काम के लिए नहीं बना था, हम तो फायदा उठा रहे हैं उससे। ठीक है जी, आप कहेंगे क्या फायदा उठा लिए थे आपने से? मैं आपको फायदा बताता हूं क्या हुआ। डू शो IP राउट, राउटिंग टेबल देख रहे हैं, ये टेबल का साइज कुछ बड़ा बड़ा सा नहीं हो गया? हो गया। और आपको साफ नजर आ रहा है कि इस टेबल में एक अलग राउटिंग पॉलिसी है। स्टैटिक राउटिंग एक अलग राउटिंग पॉलिसी होती है कि नहीं होती? होती है। तो आपको टेबल में कुछ एंट्रीज नजर आना शुरू हो गई हैं। अगर वहां पे असली वाला राउटर होता, उसमें और इसमें फर्क सिर्फ किस चीज का है? इस वाले इंटरफेस का। अगर असली राउटर होता तो मैं कोई लिख देता सीरियल 2/1 या नेक्स्ट आपका IP लिख देता, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी डायग्राम एक्सटेंड करनी पड़ती। इसका फायदा क्या हुआ है? एंट्री चाहिए थी ना, एक्सटेंड किए बगैर आ गई है टेबल। समझे? 4 स्टैटिक राउट्स राउटर 3 के पास आके खड़े हो गए। मैं चौथा राउटर जोड़ के ये काम करा देता तो आपके लिए कुछ नया उसमें ना होता,
वो तो आप कर ही लेंगे, वो तो हमने कर ही लेना था, उसमें कुछ नई लर्निंग नहीं होनी थी। नई लर्निंग तो ये हो रही है, एक नई चीज तो हमने ये सीखी है कि वो एक्सटेंड किए बगैर भी हम काम अपना जल्दी से निपटा सकते हैं। तो राउटर 3 को ना आपने यूं कंसिडर कर लेना है, एक साइड पे स्टैटिक राउटिंग हुई हुई है और एक साइड पे ओएसपीएफ चला हुआ। एक साइड पे स्टैटिक राउटिंग हुई हुई है और एक साइड पे, हालांकि ये नकली वाले स्टैटिक राउट है ना, अब आप इनको असली माने बस। प्रीफिक्स एंड रिजल्ट ऑटोनोमस सिस्टम का क्या निकलता है, प्रीफिक्स आ जाते हैं, वो आ गए हैं आपके पास। राउटर 3 के पास 4 नए प्रीफिक्स आ चुके हैं। अच्छा, वो राउटर 3 के पास आके खड़े हो गए, लेकिन क्या 3 से वो आगे राउटर 2 और राउटर 1 पे जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि यूं समझे दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स दो अलग कंट्रीज की तरह होते हैं, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है, और हमारे यहां वीजा लगवाने को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। राउटर 3 पे जी इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, ये चारों स्टैटिक राउट आके खड़े हुए, वहां पे जी ओएसपीओ में जाना है। अब उनसे सवाल जवाब हो रहा है, उनको वीजा देना है या नहीं देना। अच्छा, वीजा ऑन अराइवल वाला है ना, पहले से नहीं लगवा के, ऑन अराइवल वीजा लगना है या नहीं लगना, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनका फैसला होना है कि इनको वीजा देना है या नहीं देना। तो वीजा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहां पे? राउटर 3 पे। अच्छा, जब मैं इन स्टैटिक राउट्स को ओएसपीओ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो राउटर 3 का एक रोल चेंज हो जाएगा। राउटर 3 क्या बन जाएगा? ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, एएसबीआर, जो कि फिलहाल ये नहीं है, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ की कमांड है, आपको बताई थी। सपोर्ट्स के फौरन बाद मैंने आपको कहा था, अगर एबीआर या एएसबीआर हो तो इसके बाद लिखा होता है, इसके नीचे ऐसी कोई चीज फिलहाल नहीं लिखी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है फिलहाल ये एएसबीआर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं राउटर ओएसपीएफ में आता हूं, अच्छा करना क्या है, स्टैटिक राउट्स को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। दोबारा सुने, स्टैटिक राउट्स को ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, उस में जाना पड़ता है। तो मैं कहां आ गया हूं? ओएसपीएफ में। क्या करने आया हूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। तो कमांड क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूट। किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? स्टैटिक को, तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। अच्छा, एंटर जानबूझ के ना यहां पे एंटर करने लगो ताकि आप एक मैसेज पढ़ें, एंटर किया और इसका नतीजा निकालें। क्या लिखा हुआ है? कहता है इस तरह तो सिर्फ और सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्लास लेस वाले तो हमने तो कराने हैं। हाँ, मैं चाहता हूं क्लास फुल हो या क्लास लेस हो, सारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो। तो आपने क्या करना है, याद रखें, जब भी आपने ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने एंड में ये कीवर्ड जरूर लिखना है, सबनेट्स। इससे क्या होता है, क्लास लेस हो या क्लास फुल हो, वो दोनों ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप आदत डाल लें कि जब भी आप ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करें, एंड पे आपने सबनेट्स का कीवर्ड जरूर ऐड करना है। इससे क्लास लेस क्लास फुल दोनों तरह के प्रीफिक्सेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट। देखिए, इसके बाद उसने मुझे नहीं कहा ओनली क्लास फुल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई मैसेज नहीं आया। तो इसके बाद क्लास लेस क्लास फुल सारे के सारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट। अच्छा, रिप होता तो क्या लिखता? रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। EIGRP होता तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP और आगे। अच्छा, EIGRP में भी जिस तरह ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी होती है ना, उसमें भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है 1 2 3 4। तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1 सबनेट्स। BGP होता तो रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 1 सबनेट्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने सुना तो है ना, बहुत बड़ी चीज होती है कोई, ठीक है। तो ये इतना सही है बीच में, लेकिन आप इसको भी आगे जाके और बहुत कुछ निकलेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन में से। लेकिन आज की हद तक तो हमें समझ आ रहा है, सेंस बन रही है कि क्या हो रहा है। स्टैटिक राउट्स आए हुए थे राउटर 3 पे, एहतजाज कर रहे थे, वीजा दो जनाब, बैठे हुए वो नहीं जाएंगे वीजा लिए बगैर। तो हमने उनका वीजा लगा दिया, हमने कहा इनको ओएसपीओ में जाने की इजाजत। तो अब तो फिर वो चले गए होंगे ना, गैर मुल्की, दूसरे मुल्क से आने वाले अब ओएसपीओ वाले मुल्क में आ चुके हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आपने उनकी इमिग्रेशन करा दी है।
परमानेंट रेजिडेंस उनको दे दी, पीआर दे दी, ठीक है। अच्छा, जब आपको नेशनैलिटी मिल गई उनको ओएसपीएफ की, एक तो होता है ना नॉर्मल विजिट वीजा, आपने ये नेशनैलिटी देने वाला काम है, माइग्रेट कर गए वो, स्टैटिक से कहां माइग्रेट कर गए ओएसपीएफ। अच्छा, लेट से यहां से कोई बंदा अगर कनाडा चले जाता है और आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप कैनेडियन हो जाएंगे ना, आप अपने आप को आप कैनेडियन कहेंगे, हम भी कैनेडियन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, आपको वहां का पासपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जिस मुल्क में आप जाते हैं ना, तो जो वहां के बाय बर्थ लोग हैं, जो बाय बर्थ कैनेडियन है, वो आपको प्योर कैनेडियन नहीं मानेगा कभी, वो ये कहेगा बाहर से आया भाई, बाय बर्थ कैनेडियन नहीं है ये, एक्सटर्नल है ये, ठीक है जी। उनके दिल में भी अक्सर ये होता है, ये क्या हमारे मुल्क में आके गन डालना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। तो एक लेबल आपके साथ लगा रहेगा, आपका पासपोर्ट कैनेडियन होगा, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ आपकी वहां पे कनाडा नहीं होगी, वो जहां के आप हैं वो वहां पाकिस्तान से, तो वहां पाकिस्तान लिखा होगा, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी पाकिस्तान रहेगी। तो आपने असलन ये स्टैटिक राउट थे, ओएसपीएफ ने अपना पासपोर्ट तो दे दिया है, इन प्रीफिक्सेस के शुरू में ओ तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन ओ के साथ कोई ऐसी पहचान जरूर होगी जिससे पता लगेगा ये ओएसपीएफ में पैदा नहीं हुआ था, ये आया बाहर से है ये एक्सटर्नल, रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया, माइग्रेट होके आया, ठीक है जी। तो अब जरा राउटर 2 पे और 1 पे जाते हैं और देखते हैं कि ये 4 स्टैटिक राउट्स किस तरीके से राउटर 2 पे नजर आते हैं, ठीक है जी। कमांड दे रहा हूं शो आईपी राउट, चूंकि हम ये मान चुके हैं कि ओएसपीएफ ने अपना पासपोर्ट तो दे दिया, पहचान तो दे दी, तो ओ तो उनके साथ होगा, बस देखना ये ओ के आगे एक्सटेंशन क्या लिखी होती है। खाली ओ लिखा हो तो इंट्रा एरिया, ओ आई ए लिखा हो तो इंटर एरिया, दूसरे शहर वाला, और ओ के साथ क्या लिखा हो तो पता लगेगा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से माइग्रेट करके आया है। तो आगे देखें अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है, E2। अच्छा, 2 पे ज्यादा ध्यान फिलहाल ना दें, ई पे गौर करें। ई इज एक्सटर्नल, ओ ई वाले जो होते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल, ओएसपीएफ एक्सटर्नल, यानी ये बाहर से आया है, बाय बर्थ ओएसपीएफ का नहीं है। जो ओएसपीएफ वाले होते हैं वो ओ से या ओ आई ए से नजर आते हैं, ठीक है। जो ओ ई वाला है वो साफ पकड़ा जा रहा है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया, ठीक है जी। राउटर 1 पे भी जाएंगे तो आपको इसी तरह नजर आएंगे, शो आईपी राउट ओएसपीएफ, तो आपको ई2 के साथ वही चारों के चारों नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे। अच्छा, अब आप लोगों को शायद बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा हो कि जब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं ना, तो कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीजा कैटेगरीज होती हैं, H1, B1, B2 वगैरह वगैरह, सी, अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है। तो ये जो ई आपको नजर आ रहा है उसके साथ आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यूं समझें ये एक तरह की वीजा कैटेगरी है। अब मैं इस वीजा कैटेगरी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ई के साथ या तो 2 लिखा हो सकता है या 1, 2 टाइप्स हैं जी टोटल, E2, E1। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो या E2 होता है या E1 होता है। जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो E2 या फिर E1, दो ही कैटेगरी है। इनका मतलब क्या है, E2 का क्या मतलब होता है और E1 का क्या मतलब है, ये अब आप इसको भी समझ लें। मिसाल से समझाना पड़ेगा। आजकल आपको नजर आ रहा होगा आपके हल्का अहबाब में, ठीक है, जान पहचान के लोगों में बहुत सारे लोग आपको बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, माइग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई न्यूजीलैंड जा रहा होगा, ज्यादातर कनाडा की तरफ रुझान होता है लोगों का, कोई यूके चला जाएगा, कोई अमेरिका जा रहा होगा, ठीक है जी। तो वो आपको अक्सर जाते हुए एक स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, हम जाके नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, ठीक है हैं? तो जाके क्या करेंगे, एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। जो माजी में हुआ बोल जीरो, कहा सुना माफ, बिल्कुल। अब वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा हुआ है ना उधर, वो कहता है नहीं, तुम्हारा एक माजी है वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, 0-0 कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ राउटिंग के डिसीजंस होते हैं मेट्रिक की बेस पे। अब रिप है उसका मेट्रिक है एक, यानी वो जब वो प्रीफिक्सेस अगर रिप से आए होते तो हॉप काउंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी थी।
कोई और प्रोटोकॉल होता, उसका अपना कोई ना कोई मेट्रिक होना था। ओएसपीएफ है तो कोई कॉस्ट होनी थी, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग है तो उसमें हम मेरे और आपके दिमाग में कोई ना कोई मेट्रिक जरूर होता है, ठीक है जी। तो जब आप उधर जा रहे हैं ओएसपीएफ में, तो जाके अगर वो ये कहें हमारा सारा माजी छोड़े आप जीरो, वो कहता है नहीं, कहता हाँ मैं ये मानता हूं कि तुम्हारा मैट्रिक पहले हॉप काउंट था, अब तुम ओएसपीएफ में आ रहे हो, तो हॉप काउंट को हम कॉस्ट में एग्जैक्टली कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल अलग तरह का मैट्रिक है और कॉस्ट बिल्कुल उसका बैंडविड्थ से ताल्लुक है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, हम इनको प्रॉपरली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं मैं इसको जीरो भी नहीं करने दूंगा, तुम्हारी माजी को कोई ना कोई नंबर में जरूर दूंगा, अंदाजन सही, लेकिन तुम्हारा माजी जो है वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसको एक नंबर में असाइन जरूर करूंगा। उसको कहते हैं, एक तो होता है मेट्रिक जो कैलकुलेट होता है, एक होता है सीड मेट्रिक। क्या होता है जी? सीड मेट्रिक। सीड, सीड मतलब बीज, ठीक है। बिल्कुल होता है ना, हम जाके नया बीज बोएंगे, वो ग्रो करेगा जीरो से, वो कहते हैं नहीं, जो तुम्हारा बीज है ना उसकी भी कोई वैल्यू है, तो इसको क्या कहा जाता है? सीड मैट्रिक। ओएसपीएफ में इसकी वैल्यू होती है 20, बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है? 20। तो कहता है आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे, आप 20 से शुरू कर लें। ये नंबर कुछ भी हो सकता था, कोई सोचा समझा प्लान्ड नंबर नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेट तो किया नहीं जा सकता था, तो अंदाजन एक वैल्यू रख दी गई 20। तो आप जब ओएसपीएफ में कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूट होके आता है ना, तो वो शुरुआत जीरो से नहीं होती, बल्कि कहां से होती है? 20 से। एक होता है मेट्रिक और एक होता है सीड मेट्रिक। मेट्रिक में और सीड मेट्रिक में फर्क क्या है जी? मेट्रिक कैलकुलेट होता है, लिंक का जितनी कॉस्ट है वो ऐड होगी, हॉप काउंट जितने हैं वो ऐड होंगे, और सीड मैट्रिक ये कभी कैलकुलेट नहीं होता, ये सपोज्ड वैल्यू है। जब भी कोई बाहर से आएगा, ये वो कहेंगे जी आपका मैट्रिक इससे आगे कैलकुलेट होना शुरू होगा, यानी सीड मैट्रिक में मैट्रिक ऐड होगा, सीड मैट्रिक में मैट्रिक ऐड होगा, ठीक है जी। तो सीड मैट्रिक की वैल्यू ओएसपीएफ में आने वालों के लिए क्या है? 20। ओएसपीएफ कहता है 20 से शुरू करते हैं, जीरो से नहीं, 20 से शुरू करते हैं। और ये वैल्यू भी याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेबल है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रखी गई है? 20, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेट्रिक टाइप। मेट्रिक टाइप यानी कि वीजा टाइप। इसकी दो कैटेगरीज आपको नजर आई हैं, E2 और E1। आपने भी E2 देखा है, एक कैटेगरी E1 भी होती है, E2 और E1। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक टाइप। बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप क्या है? E2। जरा तवज्जो रखिएगा, ये मुश्किल चीज नहीं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। E2 बाय डिफॉल्ट है, इसको चेंज करके हम E1 कर सकते हैं, ठीक है जी। जब E2 होता है ना, तो इसमें क्या होता है जी? E2 में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सीड मैट्रिक होता है, और E1 में सीड मैट्रिक प्लस मैट्रिक, इंटरनल मैट्रिक जो है आपका वो ऐड होता है। अभी लिख लें, सब समझ आ जाएगा। E2 में क्या होता है? सिर्फ सीड मैट्रिक। E1 में क्या होता है? सीड मैट्रिक प्लस मैट्रिक, और मैट्रिक हमेशा कैलकुलेट होता है। किसी लिंक की कॉस्ट 64 है तो वो ऐड होगी, दो 64 वाले लिंक है तो 64 प्लस 64 ऐड होगा, प्लस उसमें सीड मैट्रिक भी अगर ऐड हो गया तो 64 प्लस 64 प्लस 20, सीड मैट्रिक की वैल्यू क्या है? 20, ठीक है। E2 में क्या होता है? सिर्फ सीड मैट्रिक। E1 में क्या होता है? सीड मैट्रिक प्लस मैट्रिक, ठीक है जी। अब जरा आप उन चारों को ना अच्छे से राउटर 2 पे देखें। मैं चाहता हूं, पहले तो जरा तवज्जो, मैं चाहता हूं मुझे नजर ही सिर्फ E2 वाले आए, फिल्टर करने लगा हूं। शो आईपी राउट इंक्लूड OE2। ये देखिए मैंने फिल्टर कैसे लगाया है, O कैपिटल है, स्पेस के बाद E भी कैपिटल है, क्योंकि मैंने बताया था ये फिल्टर केस सेंसिटिव होता है, फिल्टर केस सेंसिटिव है, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह नजर आना चाहिए। हो गया फिल्टर? हो गया। शुरू में क्या लिखा हुआ है? E2, OE2। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सीड मैट्रिक। ये तो 110 ही है ना, इस पर तो कोई इतराज नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? 20। किस राउटर पे 20 नजर आ रहा है? 2 पे। ये चला कहां से था? 3 से। राउटर 3 से 2 की कॉस्ट आपको पता ना कितनी है? 64 है।
राउटर 3 से 2 की कॉस्ट, वो वैन लिंक है ना, तो उसकी कॉस्ट 64 है, वो इसमें ऐड नहीं हुई। अगर ऐड होती तो 20 प्लस 64 होता, 84 होता। तो आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 20, यानी इंटरनल मैट्रिक जो है वो इसमें ऐड नहीं हुआ। ठीक है, आप जरा आगे राउटर 2 पे भी, राउटर 2 से 1 पे जाएं और यहां पे चेक करें। ठीक है जी, आगे इंक्लूड OE2 कर लें। ये कितनी कॉस्ट, इसकी मैट्रिक क्या नजर आ रहा है, 20। इसका मतलब है 3 से 2 की भी कॉस्ट ऐड नहीं हुई, 2 से आगे 1 की भी कॉस्ट ऐड नहीं हुई, 3 से लेकर 1 तक का मैट्रिक कितना बनता है, 128। 64 प्लस 64, दो वैन लिंक हैं, वो इसमें ऐड नहीं हुए, सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सीड मैट्रिक। तो OE2 में क्या होता है, सिर्फ सीड मैट्रिक, और अगर OE1 होता तो सीड मैट्रिक प्लस मैट्रिक। OE1 अगर इसकी टाइप होती तो यहां मुझे क्या कॉस्ट नजर आती, 64 प्लस 64 प्लस 20, दो लिंक है ना, 3 से 2 पे 148, 148। OE1 होता तो 148, OE2 है तो यहां पे सिर्फ 20, सीड मैट्रिक नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा OE2 बाय डिफॉल्ट है या मैंने किया है, बाय डिफॉल्ट, मैंने तो नहीं किया बाय डिफॉल्ट OE2, यानी बाय डिफॉल्ट OSPF किस तरह से ट्यून हुआ हुआ है, किस तरह से कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है कि बाहर से आने वालों के लिए मैट्रिक कैलकुलेट नहीं करता, SPF कैलकुलेशन नहीं हो रही। एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस के लिए, बाहर से आने वालों के लिए SPF कैलकुलेशन करने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। क्या उसने किए, नहीं किए, उसने मुंह नहीं लगाया, उसने रिसोर्सेज अपने मुल्क के रिसोर्सेज बाहर से आने वालों पे इस्तेमाल नहीं किए। उसने कहा पहला हक मेरे रिसोर्सेज पे मेरे मुल्क वालों का है, जो बाहर से आए हैं मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट रिसोर्सेज इनको दिए जाएं। ऐसे ही होता है। ठीक है जी, तो इनके लिए रिसोर्सेज तब इस्तेमाल होने चाहिए जब बहुत जरूरत पड़े। अच्छा, अब जरूरत पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे फिर आपका रोल आ गया, यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। डायग्राम को अब जरा ध्यान से समझना है। हम टाइप को, यानी टाइप 1 क्यों करनी होती है और 2 क्यों करनी होती है, ये एक सवाल है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, समझ बाद में लेंगे। पहले जरा एक दफा ना टाइप चेंज करके भी देख लें। टाइप 2 का क्या इंपैक्ट आया, देखा ना आपने, देखा ना क्या हुआ उसमें, सिर्फ सीड मैट्रिक, नो इंटरनल मैट्रिक, रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं हुए, SPF कैलकुलेशन भी बाहर से आने वालों के लिए नहीं हुई। ठीक है जी, अच्छा, वीजा की टाइप 2 रखनी है या 1 रखनी है, ये फैसला किसके हाथ में होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में। वो कहां बैठा हुआ हमारे केस में, राउटर 3 पे, और उसने पहले क्या कमांड दी थी, जाने दो स्टैटिक राउट्स को, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स के साथ, क्लास लेस है या क्लास फुल है सारों को जाने दो, यही हुआ था। इसके आगे अब आप देखें एक ऑप्शन है मैट्रिक डैश टाइप, मैट्रिक डैश टाइप क्वेश्चन मार्क। कितनी टाइप्स हैं, दो, 1 और 2। बाय डिफॉल्ट क्या थी, 2, मैंने क्या लिख दिया, 1। लो जी, दोबारा वीजा लगा दिया, वीजा की टाइप भी चेंज कर दी है, टाइप 2 से क्या कर दिया। अब क्या होगा, सीड मैट्रिक प्लस मैट्रिक जो इंटरनल वाला है, जो कि असल में क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो 20 प्लस 64, यानी 3 से 2 पे जाने के लिए 20 प्लस 64, और 3 से 1 तक जाने के लिए 20 प्लस 64 प्लस 64, 148 हो जाएगी। ठीक है जी, राउटर 2 पे जाएं, ये पुरानी आउटपुट है ना। अब OE2 ना लिखे, यहां पे OE लिख दें खाली, कोई फर्क, टाइप 2 की बजाय 1 है, टाइप 2 की बजाय 1 है, और सीड मैट्रिक क्या नजर आ रहा है, 84। 84 कैसे हुआ, 64 प्लस 20। राउटर 1 पे क्या नजर आएगा, 148। OE2 नहीं लिखना, OE लिख दें खाली, या 1 लिख दें, तो 148, और टाइप क्या नजर आ रही है, 1। टाइप 2 से क्या होता है, समझ आ गया, 1 से क्या होता है समझ आ गया, टाइप 2 और 1 से क्या होता है ये तो समझ आ रहा है। अब सवाल असल, टाइप 2 कब होनी चाहिए और टाइप 1 कब होनी चाहिए, यानी हम टाइप 1 क्यों कराएंगे और टाइप 2
क्यों करवाएंगे, ये अब एक सवाल है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आए जी हम, लेकिन हमें टाइप 2 और 1 रखनी आ गई है, लेकिन कब क्या रखनी है वो सीखने लगे। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, ठीक है जी। और यहां पे आपने वो स्टैटिक राउट्स बनाए हुए हैं जिनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। राउटर 3 अब ASBR बन गया होगा, अब तो बन गया होगा, तो वेरीफाई भी हो जाएगा, हो जाना चाहिए। राउटर 3 पे जाएं, क्या कमांड दूं, शो IP OSPF, और आगे अगर फिल्टर वगैरह लगा दिया जाए तो बेहतर है। इट इज लिख देता हूं सिर्फ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, बस रीडिस्ट्रीब्यूट करने की देर है, ASBR बन जाएगा। तो राउटर 3 अब क्या बन गया, ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो राउटर 3 ASBR रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बन गया, पहले नहीं था। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं जरा, राउटर 1 से इस ASBR तक जाने के लिए, राउटर 1 से इस ASBR तक जाने के लिए पॉसिबल पाथ कितने हैं, एक। 2 से ASBR तक जाने के पॉसिबल पाथ कितने हैं, एक, कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। अच्छा, मैं अगर इंटरनल मैट्रिक कैलकुलेट करूं या ना करूं, दोनों सूरतों में रास्ता तो यही सिलेक्ट होना ना, ठीक है जी, क्योंकि यही बेस्ट है। जब एक ही रास्ता है तो फिर तो मैट्रिक को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, मैट्रिक टाइप 2 ही होनी चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे, रिसोर्सेज बच जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गई पहली सूरत हाल, पहली कंडीशन। अब मैं कहता हूं राउटर 2 और 3 का जो लैन है ना, इसको आपस में जोड़ दें। इसकी कॉस्ट 1 होती है फास्ट ईथरनेट की, याद है, और इसकी 64 और इसकी भी 64। अब बताएं जरा, राउटर 2 से ASBR जो कि राउटर 3 है, राउटर 2 से ASBR तक जाने के लिए या 1 से ASBR तक जाने के लिए कितने पाथ हैं, 2। अच्छा कौन से वाला है, नीचे वाला। 2 से 3 पे जाना है तो आप इधर से जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, 1 से भी 3 पे जाना है तो आप 1 से 2 तक आएंगे, 2 से आगे फिर 2 ऑप्शन हैं, आपको नीचे वाले से ही जाना चाहिए। अगर आप नीचे से जाएंगे तो राउटर 1 से 3 की कॉस्ट पड़ेगी 65 और 2 से 3 की कॉस्ट पड़ेगी 1 अगर नीचे से जाएंगे। यहां पे अब आपको मैट्रिक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ASBR तक जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ्स हैं तो इन दैट केस आपको फिर मैट्रिक की टाइप 2 नहीं बल्कि 1 रखनी चाहिए, ताकि जो रियलिटी में बेस्ट पाथ है वो सिलेक्ट हो। और अगर आपने यहां पे टाइप चेंज ना की तो लोड बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। राउटर 2 से 3 तक के कितने रास्ते हैं, 2, वो दोनों सेलेक्ट कर लेगा और दोनों में पता है कॉस्ट क्या नजर आएगी, 20-20, ऊपर से भी 20 और नीचे से भी 20, और वो दोनों रास्ते इस्तेमाल करेगा, जो कि टेक्निकली गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता इस काबिल नहीं है कि वहां से जाए, नीचे वाला अच्छा है। तो जब आपने मल्टीपल पास में से किसी एक को बेस्ट को डिक्लेयर करना तो SPF कैलकुलेशन तो फिर करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर मैट्रिक टाइप 2 की बजाय 1 भी करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई, टाइप 1 कब करनी होती है और करनी कैसे होती है वो पहले पता लग गया आपको, ठीक है जी। तो मैट्रिक टाइप 1 कब करते हैं, जब ASBR तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स हो, और अगर एक ही है तो टाइप को 2 ही रहने दें। एक और सिनेरियो भी है जहां पे आप टाइप चेंज करते हैं, वो आपको बताता हूं, ठीक है। अगेन उसमें एक मिसाल भी दूंगा ताकि आपको ज्यादा अरसे तक याद भी रहे। राउटर कर देते हैं 4, 3 की बजाय 4, ये 4 राउटर हो गए जी, ठीक है जी। और मैं कहता हूं जी इसमें ये राउटर भी ASBR है, यहां भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा देते हैं, और इधर से इधर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा देते हैं, तो ये भी ASBR बन गया। अच्छा, ASBR का रोल ना तकरीबन एयरपोर्ट जैसा ही है। ये इमिग्रेशन ऑफिसर या इमिग्रेशन का काउंटर कहां पे होता है, एयरपोर्ट पे होता है। तो आपके कितने एयरपोर्ट हो गए यहाँ पे इस तस्वीर में, 2, राउटर 1 और राउटर 4। इसको ASBR 1 कह देते हैं और इसको ASBR 2, ASBR 1 और ASBR 2। ASBR इज लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ASBR इज लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा जी, मुझे ये बताएं लाहौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
है। गुजरांवाला में है नहीं, गुजरांवाला में नहीं। अच्छा, सियालकोट और फैसलाबाद में भी है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें मिसाल के लिए। इस्लामाबाद में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उधर भी है। तो मैं कहता हूं जी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में और एक लाहौर में है, गुजरांवाला में नहीं है। गुजरांवाला का जो शहरी है उसने अगर पाकिस्तान से बाहर सफर करना है तो उसके लिए लाहौर वाला एयरपोर्ट बेहतर रहेगा या इस्लामाबाद वाला? लाहौर वाला, क्योंकि वो करीब है, क्योंकि वो करीब है। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी आप राउटर 2 पे, ठीक है जी, राउटर 2 पे है और आपने बाहर सफर करना है, तो राउटर 2 के लिए दो ASBR है, ASBR 1 और ASBR 2। बंदा यहां खड़ा जी राउटर 2 पे, ठीक हो गया जी। तो ASBR 1 और ASBR 2, इस बंदे के लिए ASBR 1 बेहतर रहेगा या ASBR 2? 1 बेहतर रहेगा ना, क्योंकि वो करीब है। ठीक है, लेकिन वो करीब है या दूर है इसका फैसला किस बुनियाद पे होना है? कॉस्ट। ठीक है जी, राउटर 2 से अगर वो 1 की तरफ जाता है तो कॉस्ट होएगी 64 प्लस 20 84, और अगर वो राउटर 2 से 4 की तरफ जाता है तो 148। तो 148 का मुकाबला 84 के साथ, तो 84 विन होगा। लेकिन इसके लिए आपको टाइप को 1 करना पड़ेगा, तभी आपकी इंटरनल कैलकुलेशन होगी। नहीं करेंगे तो इधर वाले से भी 20 होगी कॉस्ट और इधर वाले से भी 20। आधे घर वाले एक तरफ जाएंगे और आधे घर वाले इस्लामाबाद से जाएंगे। ठीक है जी, आधे घर वाले लाहौर पहुंच जाएंगे और आधे इस्लामाबाद से। तो यहाँ लोड बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही बेस्ट होना चाहिए, और वो कौन सा एयरपोर्ट होगा? ASBR 1। ठीक है, तो इसका मतलब है टाइप 1 कब कब करते हैं? ASBR तक जाने के पाथ मल्टीपल हो तब भी, और अगर ASBR मल्टीपल हो तब भी। अगर ASBR मल्टीपल हो तब भी टाइप 1 होनी चाहिए, और अगर ASBR तक जाने का पाथ मल्टीपल हो तब भी टाइप 1 होनी चाहिए। सेंस बन रही है ना? कोई नामाकूल किस्म की गुफ्तगू तो यहाँ पे नहीं हुई, बात समझ आ रही? करना पहले सीख लिया था, टाइप 1 कैसे होती है और टाइप 2 कैसे होती है। ठीक है जी, लेकिन उसका जो मकसद है वो आपको आप समझ आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी है, फैसले आपको ही करने हैं। ठीक है जी, और वो नेटवर्क का एनालिसिस करने के बाद ही आप अच्छा फैसला कर सकते हैं। ठीक है जी, और कुछ चीजें वक्त के साथ साथ चेंज भी होती है ना, डायग्राम में चेंजेस आती, हो सकता है शुरू में ASBR 1 हो, बाद में मल्टीपल हो जाए। तो जब मल्टीपल हो जाए तो फिर आपको टाइप बाद में चेंज करनी पड़ेगी। शुरू में एक ही था तो आपने टाइप 2 ही रहनी दी थी, जो कि डिफॉल्ट होती है। और बाद में अगर आपकी टोपोलॉजी में, आपकी डायग्राम में कुछ चेंजेस आती हैं तो आपको उस लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आप एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, बड़ा अच्छा समझ आएगा आपको। इस बंदे के लिए कौन सा एयरपोर्ट अच्छा है? ASBR 1, जो कि हम मान रहे हैं लाहौर वाला एयरपोर्ट, और राउटर ये जो ASBR 2 है वो इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट है। ठीक है जी, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का मौसम आएगा यहाँ पे। आपको पता है सर्दियों में यहाँ लाहौर में सर्दी इतनी नहीं होती, बल्कि क्या ज्यादा होता है? स्मॉग और फॉग, नजर आना भी बंद हो जाता है। सर्दियों में लाहौर वाले एयरपोर्ट से काफी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवल हो तो आपको शायद इस चीज का आइडिया हो। सर्दियों में लाहौर एयरपोर्ट जो है वो अक्सर बंद हो जाता है, फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया जाता है शदीद धुंध होने की वजह से। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसे मसले मसाइल कम है। ठीक है जी, तो मैं ये कहता हूं, अब ये गुजरांवाला वाला बंदा बैठा हुआ है, इसने बाहर सफर करना है और दिन सर्दियों के चल रहे हैं। ठीक है जी, दिन कौन से चल रहे हैं? सर्दियों के दिन चल रहे हैं जिसमें फॉग है। वो बंदा कहता है जी वैसे तो लाहौर एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही है, ज्यादा लंबा सफर नहीं है, लेकिन बड़े चांसेस हैं इस चीज के फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। मैंने लाहौर एयरपोर्ट से नहीं जाना, मैंने जाना ही इस्लामाबाद, चाहे वो थोड़ा दूर पड़ा है मुझे, लेकिन मैं इस्लामाबाद से जाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं क्या करूं? अब जरा कहानी फिर समझने वाली है। अगर आपने टाइप को रखा 1 तो फिर भी आप लाहौर ही जाएंगे क्योंकि करीब वही पड़ा। अगर आपने टाइप को रखा 2 तो दोनों तरफ का मैट्रिक सेम हो जाएगा, आधे घर वालों को इधर जाना पड़ेगा और आधों को उधर। आप क्या चाह रहे हैं? सारे इस्लामाबाद से जाएं। जबरदस्त यार, आप कौन है? दुनिया ने आपकी कदर ही नहीं की मुझे लगता है।
ये भाई बहुत समझदार है, वैसे आहिस्ता आहिस्ता इस क्लास के ना समझदार लोग सामने उभर उभर के आ रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दिमाग पाया आपने, ठीक है। ये इनका लेवल ही कुछ और है, आप लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो बड़ा सही सोल्यूशन भाई ने हमें बताया, जिसका मैं जिक्र कर चुका था आपके सामने। मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट सीड मैट्रिक क्या होता है 20, और मैंने ये भी कहा था ये कॉन्फ़िगरेबल होता है, आप इसको भी बढ़ा घटा सकते हैं। इस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, आप टाइप को तो रखेंगे E2 जो कि डिफॉल्ट होती है, इसमें सीड मैट्रिक होता है दोनों तरफ का 20 आप क्या करेंगे, इस्लामाबाद वाले का सीड मैट्रिक 20 से घटा के 10 कर देंगे, नतीजा क्या निकलेगा, सारे के सारे इस्लामाबाद जाना शुरू हो जाएंगे। सीड मैट्रिक चेंज क्यों करते हैं, सवाल है, इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया सीड मैट्रिक क्यों चेंज करते हैं, तो इसका जवाब यह अपनी मर्जी का ASBR सिलेक्ट करने के लिए, किसी ASBR को प्रेफरेंस दिलवाने के लिए, किसी भी ASBR को प्रेफरेंस दिलवाने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए हम अपना सीड मैट्रिक चेंज करते हैं। और यह हमेशा टाइप 2 के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलता है, मैट्रिक की टाइप 2 होगी और सीड मैट्रिक की वैल्यू आप घटा देंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपकी मर्जी का ASBR सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो मेरिट पे उतर रहा हो या ना उतर रहा हो। यहां पे फैसला रिलायबिलिटी की बेस पे किया आपने, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं थी, लाहौर वाले एयरपोर्ट में फॉग हो सकती थी, यानी आप ये कह सकते हैं यार ये वाला जो राउटर है ना ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है, मैं यहां से नहीं जाना चाह रहा, दूसरे वाले से जाऊंगा, वो स्टेबल तो है ना, रास्ता थोड़ा लंबा है बट स्टेबल है, तो मेरी ट्रैफिक कॉन्टिन्यूसली जाती रहेगी, ठीक है। इस वाले रास्ते में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, स्टेबल नहीं है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीड मैट्रिक की वैल्यू चेंज। अच्छा, आपको मैट्रिक टाइप चेंज करनी आ गई है 1 या 2, सीड मैट्रिक अभी तक आपने चेंज नहीं किया, वो आप अब करने लगे, वो देख ले सीड मैट्रिक कैसे चेंज होता है। मैट्रिक हो या सीड मैट्रिक हो, ये सारा फैसला इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं करना है, जो कि हमारे केस में राउटर 3 पे बैठा हुआ है। राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट, पहले आपने क्या लिखा था, मैट्रिक डैश टाइप 1 कर दी, इसी के आगे एक्सटेंशन है, आप लिखेंगे मैट्रिक क्वेश्चन मार्क, लो जी 0 से लेकर 167772114, ये जो नंबर है ये कितनी बिट का होता है, 24 बिट का, 24 बिट के कॉम्बिनेशन इतने बनते हैं, तो ये इसका मतलब है OSPF में जो मैट्रिक है सीड मैट्रिक, तो उसको चेंज करने के लिए कितने बिट का नंबर होता है, 24 बिट्स, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना है 20, तो देखिए मैं 0 भी कर सकता हूं इसको, मैंने 0 भी करना है तो करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 0 नहीं होता, मैंने 0 कर दिया इसको। अब बताएं नतीजा क्या निकलेगा, अब तो वो राउटर 3 से जाएगा, लेकिन सिर्फ सीड मैट्रिक, मैंने टाइप भी 1 रखी हुई है ना, तो सिर्फ क्या होगा, सीड मैट्रिक ऐड होगा हमारे केस में 64 + 64। अब आप जरा चेक करें, मैंने आपको ये कहा था अमूमन हम इसको चेंज जो कर रहे होते हैं वो टाइप 2 के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए सिनेरियो भी तो वो वाला होना चाहिए ना, मल्टीपल ASBR वाला। हमारे वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप 1 से करें या टाइप 2 से करें। राउटर 2 पे आए, शो IP राउट किया, ठीक है जी, क्या कॉस्ट आ रही है 84, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सीड मैट्रिक 20 नहीं है, अब 0 है, तो 0 + 64, तो 1 पे भी जो है राउटर 1 पे वो अब आपको 128 नजर आएगी, 0 + 64 + 64 128। तो सीड मैट्रिक किस तरीके से चेंज होता है ये भी आपने देख लिया, और चेंज क्यों करना होता है, अपनी मर्जी के ASBR को प्रेफर कराने के लिए। हमारे केस में फिलहाल ASBR सिर्फ और सिर्फ एक है, लिहाजा उस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है जी। तो चेंज करना कैसे है वो करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। जी इससे आगे वाला जो टॉपिक है मैं उसकी आज बुनियाद रख लेते हैं, ठीक है जी, फिर उसके बाद उसको आगे अभी तफसील से समझेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो अभी आपको ये जितना काम मैंने किया इसकी आप प्रैक्टिस करें तो बड़ी अच्छी बात होगी आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तवज्जो के साथ, तवज्जो पूरी रहनी चाहिए थी। उसके बाद जो है वो फिर आगे देखते हैं। मैं कहता हूँ जी यही डायग्राम है, लेट से एयरपोर्ट हैं 2, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं 2। आपने नोट किया होगा दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं
जिनके लिए लाहौर से तो फ्लाइट जाती होगी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नहीं जाती होगी, ये पॉसिबिलिटी है। लेट्स से मैं मिसाल, ऐसी मिसाल के लिए कह रहा हूं, मैं कहता हूं लाहौर एयरपोर्ट से यूके की फ्लाइट डायरेक्ट जाती है, इस्लामाबाद से नहीं जाती। ऐसी चांसेस हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो आपके दो हैं, लेकिन दोनों से सेम डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स का जाना जरूरी नहीं है। एक से हो सकता है जाती है, दूसरे से डायरेक्ट ना जाती हो, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, मैं कहता हूं हम मुल्कों का नाम चले यूं लिख लेते हैं। मैं कहता हूं यूके और यूएस। यूके और यूएस की फ्लाइट कहां से जाती है? ASBR 1 से। जो ASBR 2 है ना जी, ASBR 2, यहां से भी यूके की फ्लाइट जाती है, यूएस की फ्लाइट भी यहां से जाती है। ठीक है जी, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी फ्लाइट सिर्फ ASBR 2 से जाती है, 1 से नहीं जाती। लेट से मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, मैं कहता हूं एक लेट से टर्की है और दूसरा जो है वो आप कर लें चलें कतर। ये हमारे केस में ऐसा है। ASBR 1 से फ्लाइट कहां जाती है? यूके और यूएस। ASBR 2 से यूके भी जाती है, यूएस भी जाती है, टर्की भी जाती है, कतर भी जाती है। टर्की और कतर की फ्लाइट्स ASBR 1 से नहीं जाती। सोच समझ के जवाब देना है। यूएस और यूके के लिए ASBR कितने हैं? 2। यूएस और यूके के लिए ASBR कितने हैं? 2। कतर और टर्की के लिए कितने हैं? 1। तो यूएस और यूके के लिए अगर ASBR 2 है तो उनकी टाइप क्यों नहीं चाहिए? 1। मल्टीपल ASBR हो तो टाइप 1 होनी चाहिए। टर्की और कतर के लिए ASBR कितने हैं? 1। ASBR 2 ही है, सिर्फ 1 है, तो उसकी टाइप क्यों नहीं चाहिए? E2। यूके और यूएस के लिए, यूके और यूएस के लिए E1। टर्की और कतर के लिए E2। ठीक है जी, यानी कुछ प्रीफिक्सेस के लिए टाइप 1 और कुछ के लिए टाइप 2। ये सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? ये अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। हमारे के यहां पे तो यूके और यूएस है ना, हमारे केस में क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस, नेटवर्क्स। तो कुछ प्रीफिक्सेस के लिए अगर ASBR 2 है तो उनकी टाइप 1 होनी चाहिए, और कुछ के लिए जिनके लिए ASBR 1 है उनके लिए टाइप 2 होनी चाहिए। तो कुछ के लिए टाइप 1, कुछ के लिए टाइप 2। सब के साथ जब आप एक जैसा सलूक करते हैं तो वो तो होती है राउटिंग। कुछ के साथ पॉलिसी अलग हो और कुछ के साथ पॉलिसी अलग हो। अच्छा, ये फैसला आपका है या राउटर्स का है? हमारा है। हम कह रहे हैं कि इन दो की टाइप जो है वो 1 रखो और इन दो की टाइप 2 रखो। तो राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी, राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी, इसको क्या कहते हैं? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, PBR। तो हम ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। इसके लिए हमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करनी पड़ेगी, और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए हमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। टूल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है जी, वो लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे लिखता हूं, और फिर वक्तन व वक्तन आने वाले टॉपिक्स में हम उन टूल्स को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो वो टूल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके सामने। इनमें इसका टाइटल यूं होगा, PBR टूल्स, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स। इनमें से एक टूल आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से आता है, बड़ी अच्छी ग्रिप है आपके उस पर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL। उसके बाद फिर एक टूल है जी राउट मैप। ये आपने नहीं पढ़ा, होपफुली आज पढ़ लेंगे, अभी ब्रेक के बाद कल बारी आ जाएगी। ठीक है जी, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राउट मैप, IP प्रीफिक्स लिस्ट। ठीक है जी, ये एक टूल है। भाई नहीं पढ़ा हुआ, इनके नामों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, ये पढ़ने वाले हैं, सीखेंगे आप। इसी तरह एक टूल है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। इसी तरह एक लिस्ट है हमारे पास ऑफसेट लिस्ट। ठीक है, इतनी बहुत है। ACL, राउट मैप, IP प्रीफिक्स लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और ऑफसेट। आप कहेंगे अकेला अभी ACL हजम नहीं हुई थी और भी आ गए।
एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो जो कुछ नया आता जाएगा वो आपकी जिंदगी आसान बनाएगा। आपने देखा ओएसपीएफ में राउटिंग कराने के जब नए मेथड आए थे तो वो आसान थे, तो यहाँ भी ऐसे ही है, आपकी जिंदगी आसान होने जा रही है, ना कि मुश्किलात पैदा होने जा रही है। एसीएल में जो भी है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ही जाती है ना, तो उससे आसान चीजें हैं बाकी की सारी, ठीक है जी। अभी तो हमें एसीएल आती है, और अगर हम इसके साथ राउट मैप का कॉम्बिनेशन बना लें तो हम बड़े बड़े टास्क जो हैं वो अचीव कर सकते हैं इन दोनों की मदद से, ठीक है। तो अभी आप जब अपनी ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, ठीक है जी, तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया कि 2 की टाइप 2 हो और 2 की टाइप 1 हो, ये हम आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह ये मैं आपको सिखा दूंगा एसीएल और राउट मैप के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है जी। अभी अगेन मैं आपको याद दिलाता जाऊं, अब 1 बजे तक हम 1 बजे हाँ 2 बजे तक हम ब्रेक तो कर रहे हैं, इसमें नमाज का भी वक्फा है, आपने खाना है तो आप खाना भी खा लें, जो हमने अभी अभी पढ़ा है इसकी आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। दूसरा, जवाद साहब ने आपको सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, अगर किसी के वो रहते हैं तो वो आप आज मुकम्मल कर लें, फीडबैक और फाइनल ओपन ही ना हुआ। अच्छा, ये सब लोग सुन लें जी, ऑनलाइन वाले और क्लास वाले भी। टोटल आपके मॉड्यूल हैं 3, हर मॉड्यूल में सबसे पहले होते हैं चैप्टर एग्जाम जो आप अभी कर रहे हैं, ये आपने कर लिए होंगे, ठीक है। जब आप ये मुकम्मल कर लेते हैं ना तो उसके बाद हम एक्टिवेट करते हैं फीडबैक, कोर्स फीडबैक और फाइनल। आपने इसके बाद अगला काम करना है, कोर्स फीडबैक करनी है, कोर्स फीडबैक मुकम्मल करते ही आपका फाइनल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपने फाइनल करना है। तरतीब है, पहले कोर्स फीडबैक होगी फिर फाइनल एग्जाम होगा, वो अभी जवाब साहब ने एक्टिव नहीं किया हुआ, तो तब तक हम एक्टिव नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी क्लास के चैप्टर एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। आप में से काफी सारे लोग कर चुके हैं और काफी सारे लोग अभी रहते हैं, तो आपके पास जो टाइम है वो आज का ही है, बल्कि कल तक का कर दिया। वैसे आप आज तक की करते तो आज होना था, लेकिन चलें जवाब साहब ने कल तक का टाइम एक्सटेंड उसका कर दिया, या था ही कल तक? नहीं है, कल 15 तक था, आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है, ओके। तो एक्सटेंशन के बाद इन्हें बता देना था कि अगर एक्सटेंशन एक दफा हो जाए तो आपका पूरा कोर्स चांस पे चला जाता है, वाउचर आए ना आए अब आप चांस पे ही है, तो असूलन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइंदा अब हम इसको जरा कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो आप लोग भाई जिनका मॉड्यूल नहीं हुआ आपकी क्लास में जिन्होंने कर लिया उनसे हेल्प ले लें, उनके साथ बैठ के अपने मॉड्यूल मुकम्मल कर लें, ठीक है। जब आप कर लेंगे तो कल फिर हम उसकी फीडबैक और फाइनल एक्टिवेट करेंगे जो कि आपको करनी होगी गिवन टाइम के अंदर। उसी तरह ही होती है, फीडबैक आपने अपनी मर्जी के देनी होती है, उसका सोल्यूशन ना ढूंढना शुरू कर लेना, ठीक है जी, वो तो आपने अपनी मर्जी से लिखना होता है ना जो भी होगा। तो फाइनल एग्जाम उसी तरह ही होता है जैसे आपने चैप्टर एग्जाम किया, तो इस पे आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा, जिस तरह का एक है इस तरह के 2 और हैं, वो साथ साथ चलते जाएंगे। ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम के बहुत सारे फायदे हैं, एक तो आपको आगे चल के मल्टीपल फ्री कोर्सेज भी सिस्को की तरफ से ऑफर होते रहेंगे जो कि आप अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज है जिनकी लाइफ टाइम एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगी, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ लैब मैनुअल्स, कुछ स्लाइड्स वगैरह होती हैं वो आपको सिस्को आपके लिए एक्टिवेट कर देगा, तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया था, सिस्को के सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको कंप्लीशन के ऊपर जो आप पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब्स के लिए। आपने फाइनल एग्जाम किसी ने ना भी दिया हो, ठीक है, तो आप अपनी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की बेस पे, क्योंकि वो सिस्को की तरफ से होंगे, उनकी बेस पे भी आप पूरी दुनिया में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ब्रेक से 2 बजे वापस आएंगे तो हम फिर जरा पीवीआर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये 2 प्रीफिक्स की टाइप 1 और 2 की टाइप 2 कैसे की जा सकती है इस पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।